हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ इंग्लिश क्रैश कोर्स। हम हमारा पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखना, क्योंकि हम पहले ही ये बात डिसाइड कर चुके हैं ना कि हम बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देंगे। ठीक है, तो उसे कवर करना। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी पहली पोएम, जो कि होने वाली है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो अब जल्दी से हम इस पोम की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली पोएम जस्ट ऑफ स्नो से, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब यहाँ आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ताकि आपको कई बार इस पोएम से क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं आपके एग्जाम में कि अगर आपको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरीके की पोएम्स लिखा करते थे तो आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम्स के अंदर नेचर के बारे में बहुत बात किया करते थे, और इसीलिए वो रूरल एरियाज को दिखाया करते थे। क्योंकि जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत चल रहा होता है, कहीं पे सड़कें बन रही है, कहीं पर बिल्डिंग बन रही है, तो इसलिए हम वहाँ नेचर से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन रूरल एरिया में आज भी हम देखें तो नेचर से हम कनेक्ट कर पाते हैं। और इस पोम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही बताया है कि नेचर बहुत ही पावरफुल है, कि अगर किसी इंसान के अंदर बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, वो नेगेटिविटी से घिरा हुआ है कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा इंसान नेचर के करीब जाता है तो वो ये पाता है कि नेचर इतना स्ट्रांग और पावरफुल है कि उसमें हीलिंग पावर्स भी हैं। और धीरे धीरे ऐसे लोग फिर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी पावर और इसी स्ट्रेंथ की बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में भी की है, कि आपके अंदर पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो हीलिंग पावर क्या है, वो अब हम इस पोएम के थ्रू जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो शब्द है पोएम, उसका सही प्रोनाउंसिएशन भी सीखते हैं। वैसे तो मैंने इस पे शॉर्ट्स भी बनाया है, लेकिन आपने अगर वो नहीं देखा है तो अभी सीख लो। जो ये वर्ड है पोअम, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है पोअम। पोअम, ये अंकिता का जो अ है वो आता है पोअम। तो ये एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है पोएम। पोएम, तो ये पोएम जो है थोड़ा सा स्पीड में हम बोलते हैं तो ई बहुत ही स्ट्रांगली नहीं आता है, तो ये पोएम। पोएम, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने पोम बोलते हुए सुना है, पहले पोयम बोलते थे और ये नया चला है पोम। तो ये बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है बेटा, तो आप भी प्लीज ये पोम बोलने की जो आदत है ना उसे छोड़ दो। इट इज पोअम या पोइम, करेक्ट। अब हम स्टैंजा वाइज इसको पढ़ते हैं। इस पोअम के अंदर दो स्टैंजाज हैं। पहला पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस स्टैंजा में मैंने ये जो चार वर्ड्स हाईलाइट किए हैं ना, ये चारों वर्ड्स नेगेटिव थॉट्स को दिखाते हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं। ठीक है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। बेसिकली हमारा जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहीं पे जा रहे होते हैं और बहुत ही अपसेट होते हैं, बहुत उदास होते हैं। अब इस पोएम के अंदर ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो उदास क्यों थे, कारण मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इतना कि वो अपसेट थे उस दिन बहुत ही ज्यादा। और जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं, वहां पर पहुंचते ही उस पेड़ पर बैठा हुआ एक क्रो मूवमेंट करता है। अब यहाँ ये चीज का ध्यान दो, ये जो मूवमेंट है ना, वो भी मेंशन नहीं की हुई है कि वो मूवमेंट किस तरीके की मूवमेंट है, कि कहीं से उड़कर आकर बैठता है, या ऑलरेडी बैठा हुआ था और उड़ के कहीं चला जाता है, या सिर्फ अपने पंख फड़फड़ाता है। वो क्या मूवमेंट है वो मेंशन नहीं की गई है। यू आर ऑल्सो नॉट सपोज टू एक्सप्लेन दैट मूवमेंट। ठीक है, आपको भी नहीं बताना है, सिर्फ इतना मेंशन करना है कि क्रो की मूवमेंट की वजह से स्नो जो है हमारे पोएट के ऊपर गिर गई। ये स्नो कौन सी होती है, जो स्नो फ्लेक्स होता है ना, तो पेड़ के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, तो मूवमेंट्स की वजह से वो थोड़ी सी छिड़क के हमारे पोर्च के ऊपर गिर गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है, ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि वो स्नो कहाँ गिरती है पोर्च के ऊपर। सर के ऊपर गिरती है, हाथ पे गिरती है, कंधे पे गिरती है, ये भी मेंशन नहीं किया गया है, तो आप भी मेंशन नहीं करें। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स सर या कंधा मेंशन कर देते हैं कि उनके सर पे गिरी, उनके कंधे पे गिरी, तो आपको ये मेंशन नहीं करना है, सिर्फ इतना लिखना है कि पोएट के ऊपर गिरी एंड दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे पोएट बहुत ही उदास थे, कहीं पर जा रहे थे, और जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरे तो क्रो की मूवमेंट हुई, और उस मूवमेंट की वजह से थोड़ी सी जो स्नो है हमारे
पोर्च के ऊपर गिर गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चारों वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ये चारों ही वर्ड्स नेचर के एजेंट्स हैं। मतलब अगर आप इन चारों वर्ड्स को देखें तो ये नेचर का ही हिस्सा है ना, लेकिन चारों ही नेगेटिविटी को ही दर्शाते हैं। जैसे क्रो है तो क्रो को कभी भी शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ संकेत देने वाला माना जाता है हमेशा, कि अगर क्रो है तो कुछ नेगेटिव ही होगा, तो ये नेगेटिविटी को दिखाता है। उसके अलावा हेमलॉक ट्री जो होता है वो पॉइजनस होता है, तो अगेन इट शोज व्हाट, नेगेटिव एस्पेक्ट। लिटरेचर में डस्ट डेथ को सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो अगेन नेगेटिव है। इसके अलावा डस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई गंदगी पड़ी हुई है, इट्स डर्टी, तो अगेन कुछ भी साफ सुथरा नहीं है, तो वो भी नेगेटिविटी को ही दर्शाता है। एंड स्नो, स्नो यहाँ कोल्ड हार्ट को दिखाता है, कि कोल्डनेस इन द हार्ट, यानी इमोशनलेस है कोई इंसान। अगर हम किसी इंसान के लिए कहते हैं ना सच अ कोल्ड पर्सन, इट मीन्स दैट पर्सन हैज लैक ऑफ इमोशंस, वो इतना सेंसिटिव नहीं है। तो चारों ही चीजें नेचर के एजेंट्स हैं, ये एक चीज, और दूसरी चीज नेगेटिविटी को दिखाते हैं। अभी सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखें। ठीक है, अब दूसरा स्टैंजा देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब रूड का मतलब क्या होता है, बिटरली रिग्रेट, मतलब किसी चीज पे बहुत ज्यादा अफसोस होना कि अरे यार वो काम क्यों ही किया यार, सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, टोटल टाइम वेस्ट हुआ मेरा। तो जैसे इस पोम के अंदर हमारे पोएट को अफसोस होगा भी थोड़ी देर में कि अरे यार क्यों ही मैंने अपना टाइम वेस्ट किया इस चीज पर, है ना। तो किस चीज पर टाइम वेस्ट किया है यहाँ पर, देखो पिछले स्टैंजा में हमने क्या देखा था, कि पिछले स्टैंजा में नेचर के 4 एजेंट्स की बात की गई थी, और वो चारों एजेंट्स ही नेगेटिविटी को दर्शा रहे थे, यही ना। लेकिन उन्हीं चारों नेगेटिव एजेंट्स ने हमारे पोएट के साथ क्या किया, चेंज ऑफ मूड, यानी हमारे पोएट ने चेंज ऑफ मूड एक्सपीरियंस किया, कि सुबह से इतना उदास था, इतना अपसेट था, किसी चीज पे बहुत ज्यादा ही दुखी था, लेकिन जैसे ही वो क्रो ने मूवमेंट की उसकी वजह से थोड़े से स्नो फ्लेक्स जो है हमारे पोएट के ऊपर गिर गए, और इसकी वजह से उसका जो मूड है वो एकदम अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। तो जो नेचर के नेगेटिव एजेंट्स है ना, उनमें भी ये पावर है कि वो किसी के मूड को अच्छा कर सकती है। यानी यहाँ पर हमारा पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ये कहना चाहते हैं कि भले ही नेगेटिव एस्पेक्ट हो, लेकिन नेचर की बात जब हो रही होती है ना, तो नेचर में वो हीलिंग पावर होती है कि आपके अंदर से नेगेटिविटी को छीनकर बाहर कर सकती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, मतलब अपसेट था, कहीं जा रहा था, थोड़ी सी स्नो ऊपर गिर गई क्रो की वजह से, तो उसका मूड एकदम ठीक हो गया, इतना आसान है क्या? नहीं, ये चेंज ऑफ मूड इसलिए हुआ क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब बहुत उदास होते हैं, अपसेट होते हैं, यानी कोई भी नेगेटिव बात जब हमारे दिमाग में आती है ना, तो हम बार बार उसी बारे में सोचने लगते हैं। हम ना भी चाहें तो भी हम उस बारे में ही सोचने लगते हैं। खाना खाते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, हमारा ध्यान पूरा उस पर ही केंद्रित रहता है। जब हम इतना ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो उस नेगेटिव थॉट को हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और इसीलिए हम उस नेगेटिविटी के बाहर नहीं निकल पाते कई बार। हमारे पोएट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, कि वो इतना ज्यादा उदास होता चला जा रहा था किसी बात के ऊपर, कि उस गम में ही डूबा जा रहा था। और इतने में ही क्या हुआ, जब उसके ऊपर वो स्नोफ्लेक गिरा, जो ट्रेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स है ना, वो चेन टूट गई, वो ब्रेक हो गया थॉट। और यही सबसे जरूरी होता है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर नेगेटिव चीजें दिमाग में आ भी रही है ना, तो भी उस पर उससे अपना ध्यान हटाना चाहिए, उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जब ये स्नोफ्लेक, ये स्नो जब गिरी हमारे पोएट के ऊपर, तो उसका वो ध्यान भटक गया, नेगेटिविटी से एकदम हट गया, और जब उसने अपने आसपास के नजारे को देखा तो ये पाया कि ये नजारा कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा है। तो इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि इस पोम के अंदर नेचर की इस स्ट्रेंथ के बारे में बात हुई है, कि नेचर में ये पावर होती है, हीलिंग पावर होती है, कि वो आपको नेगेटिविटी से दूर ले जा सकती है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई से भी एजेंट की बात हम कर रहे हो, चाहे क्रो है, स्नो है, डस्ट है, हेमलॉक ट्री है, ये चारों के चारों नेगेटिव ही सिंबल होते हैं। चाहे हम इसकी बात किसी किताबों में, कहानियों में कर रहे हो, बातचीत में कर रहे हो, ये हमेशा जो अशुभ चीज होती है उसको दर्शाते हैं। जैसे हमने कहते कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब ये आप इस पर विश्वास करते हो नहीं रखते हो वो एक अलग बात है, लेकिन बिल्ली रास्ता काट गई ये क्या दर्शाता है, एक नेगेटिव थॉट को ही दर्शाता है कि भाई काम नहीं बनेगा, है ना, ये इस नेगेटिविटी को दर्शाता है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन चारों नेगेटिव एजेंट्स को अपनी इस पोएम डस्ट ऑफ स्नो के अंदर पॉजिटिव सिंबल की तरह इस्तेमाल किया है। इन दिस पोएम दे आर द सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पोएट्स चेंज ऑफ मूड,
कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि भले ही नेचर के ये एजेंट्स नेगेटिव चीजों को दिखाते हो या हमने उनको नेगेटिव थॉट्स के साथ जोड़ दिया हो, भाई अपने आप से तो ये नेगेटिव नहीं हो गए ना, हम इंसान लोग हम जोड़ देते हैं कि ये क्रो है क्या, अरे बहुत ही अशुभ है, हेमलॉक ट्री, अरे बाप रे वो तो पॉइजनस होता है, ये तो बहुत ही अशुभ है, हम लोगों ने ये जोड़ दिया है। इसी बात पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोम में कहा है कि भले ही नेचर की कोई चीज हम उसे नेगेटिव ही क्यों ना समझते हो, लेकिन नेचर अपने आप में इतना पावरफुल होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपके अंदर नेगेटिविटी को बाहर निकाल के पॉजिटिविटी को जगा सकता है। और यही असली पावर होती है नेचर की, अ हीलिंग पावर। और इसी के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोम के अंदर बात की है। ठीक है, तो ये थॉट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोम के अंदर डिस्कस किया है बेटा। आई एम श्योर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं अगर डाउट आया है तो वो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ ही लेना। ठीक है, अब हम समझते हैं इस पोम की थीम को, कि थीम क्या है। नेचर्स कैपेसिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या आता है, एक बदलाव लाना, एक बड़ा बदलाव लाना। कि नेचर की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है नेचर की, वो क्या है कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलने की ताकत रखती है, इंक्लूडिंग हाउ इट कैन ऑल्टर वंस एटीट्यूड एंड व्यू पॉइंट। कि एक इंसान के रवैये को और उसके नजरिए को भी चेंज कर सकती है। रवैया और नजरिया यहाँ क्या है कि वही हम हर वक्त नेगेटिव, कि इसने ऐसे कह दिया, उसने वो कर दिया, मेरे साथ लाइफ में इतना कुछ क्यों हो गया, हे भगवान, ये नेगेटिविटी जो है, उस नेगेटिविटी को चेंज करके पॉजिटिविटी में बदलने की क्षमता है नेचर के अंदर। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री बोथ कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ। डस्ट रिप्रेजेंट्स डेथ एंड स्नो सिग्निफाइज कोल्डनेस ऑफ हार्ट। यानी ये चारों की चारों चीजें कितनी भयंकर नेगेटिव चीजों को दिखाती हैं, लेकिन फिर भी इस पोम के अंदर ये सारी की सारी चीजें हमारे पोएट के सुधरे हुए मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑल ऑफ देम कंसिडर्ड एज टू ऑल्टर पोएट्स मूड फ्रॉम दैट ऑफ रिग्रेट टू जॉयस। कि कहाँ पहले हमारे पोएट को किसी चीज को लेकर इतना दुख हो रहा था, लेकिन ये चारों चीजों की वजह से उसका मूड रिग्रेट से एकदम जॉयस हो गया, एकदम बढ़िया खुशनुमा हो गया। ठीक है, तो दिस इज द थीम ऑफ दिस पोम की नेचर के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना पावरफुल है नेचर, और उसमें ये क्षमता है कि वो आपके अंदर एक बदलाव ला सकती है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, कि अगर आप नेगेटिव भी हैं तो आपको पॉजिटिव में बदल सकती है। मैसेज क्या देती है ये पोम? One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us. इसका मतलब क्या है कि नेचर के अंदर चीजें अपने हिसाब से होती है, आपके हिसाब से नहीं। जब आप अपने आसपास की चीजों को एडमायर करना शुरू करते हैं, तभी आप उसकी ब्यूटी को एक्सेप्ट कर पाते हैं। एडमायर करने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज आपके सामने है और आप कहो नहीं नहीं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अगर सच में आपको कोई चीज सुंदर लग रही है तो उस चीज को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट इज अ ट्रू एडमिरेशन। कि आपको कोई गुलाब का फूल पसंद आ रहा है तो वो पसंद आने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको तोड़ लिया पौधे से, तो क्या आपको एडमायर करना हुआ। किसी चीज को जब हम पसंद करते हैं या कोई भी चीज हमारी लाइफ में जब हो रही होती है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। कि अभी चैलेंजेस आ रहे हैं सामने, इट्स ओके, चैलेंजेस आ रहे हैं, आने दो, हम उन्हें फेस करेंगे। लेकिन कभी भी ये कंप्लेन नहीं करना कि चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मेरे ही ऊपर सारे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, नहीं। क्योंकि अगर हम ये सोचने लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और अल्टीमेटली हम अपना खुद का ही नुकसान करेंगे। लाइफ में चीजें जैसे चल रही हैं उन्हें वैसे चलने दो। आपको उन चैलेंजेस को फेस करना है और अपने ऊपर उन चैलेंजेस की नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। ठीक है, सो दिस इज द मैसेज दिस पोम गिव्स। ठीक है, अब हम इस पोम की राइम स्कीम को समझते हैं। तो राइम स्कीम क्या होती है कि एक पैटर्न, एक रिदम जो होता है पोम का, उसको समझना। और ये पूरी तरीके से साउंड्स पे या प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड होती है। और हम हमेशा स्टेंजा वाइज राइम स्कीम को समझते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी पोम की राइम स्कीम को हम एक ही बार देखते हैं, नहीं, स्टेंजा वाइज समझते हैं। तो ये देखो, हर एक लाइन की, पहले हमने फर्स्ट स्टेंजा लिया, पूरा स्टेंजा एक बार में देखेंगे, तो हर लाइन के लास्ट वर्ड को हम देखेंगे। तो पहले, और स्टेंजा वाइज, ठीक है, पूरी पोम को एक साथ नहीं, हमेशा स्टेंजा वाइज। तो पहले लाइन का लास्ट वर्ड है क्रो, देन मी, देन स्नो एंड देन ट्री। बस इतनी 4 लाइंस ये देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा। इसमें हम हर वर्ड को, ये जो लास्ट के जो वर्ड्स है ना, उनको आपस में कंपेयर करेंगे, चारों वर्ड्स को एक साथ। और ये देखेंगे कि किस किस का प्रोनाउंसिएशन या जो साउंड है वर्ड्स का वो सेम है या सिमिलर है। तो क्रो किससे मैच करता है, क्या मी से मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ट्री से मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। किससे मैच कर रहा है, स्नो। तो इन दोनों को हमने ए लिख दिया, ए सिंबल से इनको बता दिया कि हाँ भाई इनका साउंड सेम है। फिर मी को हम देखेंगे, मी किससे कंपेयर कर सकते,
फिर मी को देखेंगे, मी किसके जैसा साउंड है, ट्री जैसा साउंड है, तो उसको हमने एक सिंबल दे दिया विच इज बी। तो अपने आप ही क्या सिंबल हो गया, ए बी ए बी। तो ये है राइम स्कीम। देन सेकंड स्टैंजा पे आएंगे तो सेकंड स्टैंजा में भी यही है। पहले हार्ट शब्द को देखेंगे, हार्ट किससे मैच कर रहा है, मूड से मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। पार्ट से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। रूट से मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि चलो पार्ट से मैच कर दिया तो नेक्स्ट वाली लाइन के वर्ड को आप देखोगे ही नहीं कि मैम पार्ट से मैच कर दिया ना तो हम फोर्थ वाली लाइन का वर्ड नहीं चेक करेंगे, नहीं, आपको सारी लाइंस मैच करनी है। हो सकता है लास्ट लाइन के अंदर यू ना लिख के चार्ट लिखा होता, तो हार्ट पार्ट चार्ट, तो यहाँ पर ये अगेन साउंड सिमिलर हो जाता ना। तो इसलिए आपको सारी लाइनों को एक साथ देखना है। ऐसे नहीं कि दूसरी तीसरी लाइन में अगर मैच हो गया है वर्ड तो बाकी फोर्थ लाइन पे फिर जाने का क्या मतलब है, नहीं, ऐसा नहीं। पूरे स्टैंजा को एक साथ देखना है। तो यहाँ पर इसका क्या राइम स्कीम हो जाएगा, सी डी, हार्ट और पार्ट सेम साउंड के हैं, मूड एंड रूट सेम साउंड के हैं। तो इस तरीके से राइम स्कीम जो है वो पहचानी जाती है। आई एम श्योर राइम स्कीम अच्छे से क्लियर हो गई है। कोई भी पोम हो, कोई भी पोम, ऐसी भी कोई पोम जो आपने पहली बार देखी हो, अगर राइम स्कीम आपको पहचानना आ गया तो आप उसकी राइम स्कीम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब बारी है पोएटिक डिवाइसेस की। अब ये पोएटिक डिवाइस भाई होता क्या है, ये वो जरिया होता है जिससे हम अपनी बात और बेहतर तरीके से कह पाते हैं और गहरा मीनिंग उसको दे पाते हैं। अब ये होता कैसे है, हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गाने हैं ना, उससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता पोएटिक डिवाइसेस को समझने के लिए, कि तू ही मेरी जान है, तू ही मेरा जहान है, तू ही मेरा जिगर और तू ही मेरा आसमान है, कि पूरी आसमान की जगह तुम बिखरे हुए हो क्या, नहीं। ये बात कहने का ये मतलब है कि कितने इंपॉर्टेंट हो तुम मेरे लिए, कितने खास हो तुम मेरे लिए, कि मैं तुम्हें आसमान का, अपने दिल जिगर गुर्दे सबकी जगह तुम्हारा ही नाम ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में इतना मायने रखते हो। तो पोएटिक डिवाइसेस यही होती है कि जिसके थ्रू आप अपनी बात को और भी बेहतर तरीके से कह पाते हो, उसको और भी स्ट्रॉन्ग मीनिंग देते हैं पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है। इस फॉर्म में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं वो है ऑलिट्रेशन, एंजैम्पमेंट एंड सिंबलिज्म। सबसे पहले ऑलिट्रेशन समझते हैं। ऑलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ साउंड्स, कि आपने पहले एक लाइन देखी, उस एक लाइन के सारे वर्ड्स देखे, उस एक लाइन में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो सारे वर्ड्स देखे, और उन वर्ड्स का जो शुरू का लेटर है उस लेटर का साउंड क्या है, हर वर्ड के पहले लेटर के साउंड को आपको चेक करना है। और जब सेम साउंड रिपीट हो रहा होता है, जब भी कोई सेम साउंड रिपीट हो रहा होता है ना, तो वही ऑलिट्रेशन होता है। जैसे टंग ट्विस्टर्स सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होते हैं इसका, कि शी सेल्स, सी शेल्स, इसके अलावा ब्लू बैग, ब्लैक 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 बैग ये जो है, मैं तो खैर अटक गई, आई एम नॉट दैट गुड एट टंग ट्विस्टर्स। लेकिन हाँ, ये जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं उसी के अंदर जो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है उसका जो साउंड है वो रिपीट जब होता है तो उसे ही ऑलिट्रेशन कहते हैं। ये एग्जांपल देखो, क्लैरी क्लोज्ड हर क्लटर्ड क्लॉथ्स क्लोसेट। तो यहाँ टोटल 7-8 वर्ड्स हैं, उनमें से मैक्सिमम वर्ड्स के अंदर शुरुआती जो साउंड आ रहा है वो है क्ल का साउंड। सिर्फ एक वर्ड के अंदर नहीं आ रहा है जो कि है हर, सिर्फ हर के अंदर नहीं आ रहा है, बाकी सबके अंदर क्ल साउंड आ रहा है। अभी क्ल साउंड क्ला, क्ले, क्ली, क्लू, क्लाउ कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्ल साउंड आ रहा है तो दिस इज एन ऑलिट्रेशन। पोअम के अंदर ये कहाँ है, हैज गिवन माई हार्ट, तो एक ही सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स शुरू ह से हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है एंड सेव्ड सम पार्ट, तो स साउंड आ रहा है, यहाँ पर स साउंड आ रहा है बेटा, लेटर से कभी धोखा मत खाना। स साउंड है, वहीं पर अगर इसमें आगे लिखा होता, शाफ्ट लिखा होता, ऐसा कुछ कि भाई श साउंड आ रहा है, तो स्टार्ट तो वो एस से ही हो रहा है लेकिन साउंड तो श का है ना, तो उसे हम रेपिटेशन नहीं मानेंगे, उस केस के अंदर वो ऑलिट्रेशन नहीं होगा। वहीं हैज गिवन माई हार्ट ऑनर अगर लिखा होता, HONOUR, तो ये वर्ड भी एच से शुरू होता है लेकिन ह साउंड से नहीं होता, अ साउंड से होता है, ऑनर, राइट। तो उस केस में भी जो ऑनर वर्ड है वो ऑलिट्रेशन साउंड के अंदर नहीं आता, सिर्फ वही आता जो ह साउंड से है, ठीक है, आया समझ में। तो दिस इज नोन एज ऑलिट्रेशन। अब हम इंजैम्पमेंट समझते हैं। इंजैम्पमेंट जो होता है वो पंक्चुएशन मार्क्स जो होता है उस पर डिपेंड करता है, कि जब हम पोअम पढ़ रहे हो उसमें जब लाइंस पढ़ते हैं तो उसके बीच में कितना पंक्चुएशन मार्क्स है। पंक्चुएशन मार्क्स जैसे फुल स्टॉप, कोमा, कोलन, सेमी कोलन, ये सारे क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। अब इस पोअम से आप समझो, इसके अंदर आप द वे अ क्रो यहाँ से पढ़ना शुरू करो, आपको पूरी लाइंस में कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई पंक्चुएशन मार्क दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो जहां तक पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा है वहां तक इंजैम्पमेंट कहलाया जाएगा।
ठीक है। लास्ट का जो वर्ड है रूट, उसके बाद एक फुल स्टॉप आया है, यानी इस पूरी पोम के अंदर जहां पहला पंक्चुएशन है वो है रूट के बाद, उसके पहले कहीं भी एक सिंगल पंक्चुएशन भी नहीं है। तो यानी ये पूरी पोम एक इंजैम्पमेंट का एग्जाम्पल है। वहीं आप ये मानो कि अगर ये फुल स्टॉप या कोई भी दूसरा पंक्चुएशन मार्क कहीं और आ रहा होता, फॉर एग्जाम्पल थर्ड लाइन में आ रहा होता डस्ट के बाद, कहाँ पे, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट, कॉमा, ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इस सेम स्टेंजा में दो एंजैम्पमेंट्स हो जाते। पहला एंजैम्पमेंट कहाँ था होता, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट, क्योंकि ये लगातार है, लगातार आ रहा है, इसलिए ये पहला एंजैम्पमेंट। दूसरा एंजैम्पमेंट क्या होता है, ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री तक सेकेंड एंजैम्पमेंट होता। ठीक है, तो एक ही स्टेंजा में दो एंजैम्पमेंट्स हो जाते। हुआ क्लियर? अब यहाँ एक दो पॉइंट और समझो एंजैम्पमेंट के। एंजैम्पमेंट कभी भी सिंगल लाइन का नहीं होता है, कभी भी सिंगल लाइन का नहीं होता कि भाई अगर मैंने यहाँ बोला द वे अ क्रो फुल स्टॉप शूट डाउन ऑन मी फुल स्टॉप, तो आप कहेंगे मैम ये दो एंजैम्पमेंट हो गए। नहीं, कभी भी सिंगल लाइन का एंजैम्पमेंट नहीं होता है, वो सिंपल सेंटेंस हम उसको बोलेंगे। एंजैम्पमेंट होता है जब नेक्स्ट लाइन तक हम पहुंच रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइन का पहला वर्ड तक भी अगर हम पहुंच रहे हैं ना तो भी वो एंजैम्पमेंट हो जाएगा, लेकिन एक सिंगल लाइन का सेंटेंस कभी भी एंजैम्पमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे द वे अ क्रो शूक, तो शूक तक अगर हम आ गए ना, तो शूक तक भी अगर हम आ गए हैं तो भी वो एंजैम्पमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर हमने क्रो पर ही फुल स्टॉप लगा दिया ना तो हम उसको एंजैम्पमेंट नहीं मानेंगे। क्लियर है? अब हम इसके लास्ट पोएटिक डिवाइस को समझते हैं, सिंबलिज्म। सिंबलिज्म का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं यूं करूं तो इसका क्या मतलब है, क्या दर्शाता है ये एक्शन, कि पड़ेगी एक। वही अगर मम्मी घूर के तुम लोगों को देखे तो वो क्या सिंबलाइज करता है, क्या दर्शाता है, गुस्सा। यानी कभी एक्शंस या हमारे एक्सप्रेशंस, कभी कोई कलर, ये अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, और उसे ही सिंबलिज्म कहा जाता है। जैसे ये किस चीज का सिंबल है, डेंजर का। ये किस चीज का सिंबल है, पीस का, शांति का। और ये किस चीज का सिंबल है, लव का। तो यानी सिर्फ कोई एक्सप्रेशन या एक्शन ही नहीं, कई बार कोई फोटोग्राफ होती है, कई बार कोई कलर होता है जो उस किसी चीज को दर्शाता है। जैसे रेड कलर होता है लव का कलर, व्हाइट कलर होता है पीस एंड प्योरिटी। ठीक है, हमारा जो तिरंगा है उसमें भी जो तीन कलर्स हैं वो अलग अलग चीज का सिंबलाइजेशन है। जैसे जो केसरिया रंग है वो क्या दिखाता है, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। व्हाइट कलर किसे दर्शाता है, पीस को। और ग्रीन कलर दर्शाता है ग्रीनरी को, हरियाली को। राइट, तो इसे ही सिंबल कहा जाता है, और सिंबल किसी भी चीज को लेकर हो सकता है और किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है। ठीक है, इस पोम के अंदर क्या सिंबल्स है, क्रो और हेमलॉक ट्री तो इनऑस्पिशियस दिखाता है कि भाई बहुत ही अशुभ होते हैं, एज इफ। डस्ट हमेशा किस चीज का रिप्रेजेंटेशन करता है, डेथ का। और स्नो जो है वो लैक ऑफ इमोशंस, इनसेंसिटिविटी या कोल्डनेस ऑफ हार्ट्स, ये दिखाती है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ना, इन मैक्सिमम केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस वो वर्ल्ड वाइड वही होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि आपके और मेरे लिए तो व्हाइट कलर पीस और प्योरिटी का है, लेकिन आप बाहर किसी दूसरे देश के अंदर जाओगे तो वहां पर वो डेंजर का कलर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यूजुअली वर्ल्ड वाइड, मतलब ग्लोबली, वो सेम ही चीज को दर्शाते हैं। कि भले ही हमें एक दूसरे की भाषा नहीं आती हो, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई पंच मारने की बात हो रही है। तो ये होता है सिंबलिज्म। आई एम श्योर ये भी आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ डज द पोएम कन्वे द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी पोएम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, इस आइडिया के ऊपर ही बेस्ड है। So the poem expresses the idea that how a seemingly insignificant event transforms the speaker's mood from despair or gloom to hope or cheerfulness. कि भाई कभी थोड़ी सी स्नो ऊपर गिर गई तो देखा जाए तो इस इंसिडेंट को शायद कोई नोटिस भी ना करे, लेकिन यहाँ यही बताया जा रहा है कि कई बार बहुत छोटी सी चीज भी होती है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़े और अच्छे बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। जैसे यहाँ पर जो पोएट है हमारा, उसका जो दुखी, डेस्पेयर और ग्लूम वाला जो मूड था, डेस्पेयर और ग्लूम का मतलब होता है दुखी, होपलेस एकदम, कि भाई अब जैसे कोई उम्मीद ही नहीं बची है, इस तरीके के मूड में था। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर थोड़ी सी स्नो गिर जाती है, वो एकदम होपफुल और चेयरफुल हो जाता है, कि मानो उसे कोई नई उम्मीद मिल गई हो, और एकदम खुश हो जाता है। एंड दिस सजेस्ट्स दैट इवन स्मॉल थिंग्स कैन लीड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस, कि कई बार मामूली चीजें भी आपके लाइफ में बहुत ही बड़े और अच्छे चेंजेस ला सकती हैं। एंड दिस इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द टोन एंड राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोम? तो इस पोम की टोन क्या है और जो पोएट की राइटिंग स्टाइल है वो क्या है? तो टोन बहुत ही रिफ्लेक्टिव, सटल एंड पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तो हम इजीली समझ ही गए होंगे कि भाई जो नेगेटिव एजेंट्स हैं नेचर के वो भी इतने पावरफुल और उनमें भी इतनी कैपेसिटी होती है कि एक इंसान के खराब मूड को अच्छा कर सके, चेयरफुल कर सके। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है एक तरीके का रिएक्शन देना। तो ये पोम अपने आप में एक रिएक्शन है, अपने आप में एक रिफ्लेक्शन है। किसका? पोएट का। कि पोएट की लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ है, उसे एक एक्सपीरियंस हुआ और इस एक्सपीरियंस को इस पोम के थ्रू उन्होंने आप सब लोगों को बताया कि किस तरह से मैं बहुत अपसेट था एक दिन और किस तरह से नेचर की और किस तरह से ऐसे छोटे से बदलाव की वजह से मेरा मूड एकदम ठीक हो गया। दिस शोज दैट नेचर इज सो पावरफुल। ठीक है। एंड सर्टन मीन्स फुल ऑन सिंप्लिसिटी से भरी हुई कि आपको ये पोम आराम से समझ में आती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है बिल्कुल भी। राइटिंग स्टाइल कैसी है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमारे पोएट ने इसे लिखा है। इट्स अ वेरी ल्यूसिड लैंग्वेज। कोई भी ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जिसे याद करने में हमें बहुत ही जोर है। तो इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल लाइन्स। तो अगर आप देखें तो पोम भी अपने आप में बहुत छोटी सी है और सेंटेंसेस भी बहुत छोटे छोटे, मतलब 4-5 वर्ड्स के सेंटेंसेस हैं, लेकिन उनका भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट का मतलब एक असर आना, कि छोटे सेंटेंसेस हैं लेकिन उनका मीनिंग बहुत ही बड़ा है, बहुत ही गहरा है, राइट? विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज वर्क्स। हिज कौन? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनके पोम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही होती थी कि वो छोटी पोम्स लिखते थे, सेंटेंसेस बहुत छोटे छोटे होते थे लेकिन उनका मीनिंग बहुत ही गहरा मीनिंग होता था, बहुत बड़ा मीनिंग होता था। यानी कम शब्दों में वो बहुत कुछ कह जाते थे, राइट? Next question is, what does the poem suggest about the relationship between human beings and nature? Again, a very important question कि ये poem से हमें human beings और nature इनका जो एक relationship है उसके बारे में क्या समझ में आता है? So this poem explores the idea that humans are deeply connected to nature and even small interactions with the natural world can have a profound impact on emotions and thoughts. इसका मतलब ये है कि इस पोम के अंदर ये बताया गया है कि इंसान का और नेचर का एक बहुत ही गहरा संबंध होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। शायद आप और मैं उसको रियलाइज नहीं कर पाते, लेकिन ये सच है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। और जब हम इस कनेक्शन को, इस बॉन्ड को एडमायर करना शुरू करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नेचर कितना पावरफुल है और नेचुरल वर्ल्ड जो होता है उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है और इतना इम्पैक्टफुल वो होता है कि वो हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स पर भी असर डाल सकता है, कि हमारे नेगेटिव थॉट्स को बदल सके और हमारे इमोशंस और थॉट्स पे भी असर डालता है, उनको भी सुधार सकता है और हमारे इमोशंस और थॉट्स पे भी बहुत ही गहरा असर डालता है। ऑलराइट, तो आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको ये पूरी फॉर्म, इसकी थीम्स, पोएटिक डिवाइसेस, ये सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी कहीं पर कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछेंगे। क्या कहा है मैंने कि डाउट्स का बैकलॉग नहीं रखना है, वीडियोस का बैकलॉग नहीं रखना है, इन्हें रेगुलरली देखते रहना है स्टूडेंट्स। तो एक भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, रेगुलरली देखते रहना। डाउट होने पर पूछ लेना, आपको पता है मैं आपके डाउट्स हमेशा 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 क्लियर करती हूँ। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।